सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा था इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। वी हैव आल्सो कवर्ड द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, और उनके बीच में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल कैसे काम करते हैं, उन ट्रॉफिक लेवल के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एनर्जी होती है वो कैसे ट्रेवल करती है। तो अब तक हमने ये देखा था। ठीक है, आज मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कराने वाला हूं जो इकोलॉजी में यूज़ होती हैं। बहुत बार आप इन ये टर्म्स जो आपके सामने आते होंगी, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। देखिए, जब हमारा प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, इनके जो हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं, तो दीज ऑटोट्रोफ्स आर फर्स्ट गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो सबसे ऊपर हमारा टॉप प्रीडेटर यानी कि जो टॉप कंज्यूमर होता है। तो ये जो एनर्जी, और देखिए एनर्जी को तो सिंपल एनर्जी ट्रेवल करती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। सो जब ये न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल करते हैं तो उसके साथ साथ जो है पोल्यूटेंट्स भी ट्रेवल करते हैं। जैसे अगर मैं कोई फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहा हूँ, कोई वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहा हूँ, कोई सीरियल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब मैं वो चीज़ें कंज्यूम करूँगा तो उनमें से जो बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो मैं अपनी बॉडी में लाऊंगा, और वो जो अक्यूमुलेटिव होकर जो है मेरी बॉडी को हेल्प करते हैं, मेरे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दोज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देर आर सम हार्मफुल pollutants also, some harmful material, some harmful things also which are present in my food, और उनको मैं जब कंज्यूम करूंगा तो दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट माई बॉडी इन अ नेगेटिव वे, राइट। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है, जब मैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर करते हैं तो कैसे ये जो हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये कैसे ट्रेवल करते हैं, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एंड व्हाट आर दोज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, सो पोल्यूटेंट्स एंड द ट्रॉफिक लेवल, सो दिस इज द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पोल्यूटेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, और इनका हमारे ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। जो ये पोल्यूटेंट्स हमारी फूड चेन में होते हैं, जो हमारे फूड में होता है, इनको हम लोग बोलते हैं POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब इट कैन स्टे in our body for long, यानी कि it can sustain itself for long period of time. Once you consume these kind of pollutants, it can stay in your body for 5 year, 10 year, 15 year, ठीक है, so it will stay for long. So that is why it is called persistent. It is also called organic. Organic यानी कि ये जो कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, so it contains that. So तो definitely harmful तो होंगे ही, तो they are toxics also. तो these are called persistent organic material. According to World Health Organization, persistent organic pollutants refer to the chemical pollutants of the global concern. So they have some sort of chemical nature also, and when they enter our food chain, they damage or they harmfully impact the biological system. That is why they are of global concern. They are all called global कंसर्न। जैसे एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक का पोल्यूटेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो दैट इज DDT। ठीक है, डी फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसे हम यूज़ करते हैं जनरली, आपने अपने घरों में देखा होगा, अपने सिटीज़ में देखा होगा, म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, वो आपको DDT का जो स्प्रे करके जाते हैं, नालियों वगैरह में, आपके घरों में भी कई बार वो DDT का स्प्रे करके चले जाते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मस्किटोज। उसकी वजह से जो डेंगू और मलेरिया होता है, ताकि वो उसको कंट्रोल किया जा सके। सो दैट इज़ द DDT। येस, दैट इज़ द वेरी गुड और बेनिफिशियल यूज ऑफ द DDT, बिकॉज बाय यूजिंग DDT वी कैन रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड dengue up to a very huge margin. But apart from those beneficial things of the DDT, it is toxic also. तो जब हम DDT का स्प्रे करते हैं अपने घरों में, अपने अर्बन एरियाज़ में, अपनी स्ट्रीट्स में, और DDT को हम अब तो खैर यूज़ नहीं करते हैं, पहले से हम लोग जो है अपने क्रॉप्स में भी यूज़ करते थे एज एन इंसेक्टिसाइड। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जो DDT होता है, एट द एंड ऑफ द डे इट एंटर्स इनटू आवर फूड चेन ऑल्सो। ठीक है, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, इट एंटर्स आवर फूड चेन। जैसे अगर आप DDT को एज एन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने फील्ड्स के अंदर, तो ये वाटर के साथ जो है आपकी वाटर बॉडीज में एंटर करेगा। इट विल एंटर यूर रिवर्स, यूर लेक्स ऑल्सो, राइट। सो वहाँ से इट विल बी टेकन अप बाय द फिशेज, और जब हम लोग फिश को कंज्यूम करते हैं तो थ्रू दोज फिशेज इट कैन एंटर इनटू आवर बॉडी। ठीक है, एंड इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट हैज़ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो DDT इज़ वन ऑफ द
मोस्ट यूज्ड एग्जांपल इन केस ऑफ पीओपीज, बिकॉज इसे हम लार्जली यूज करते हैं डीडीटी को. सो ये नॉट ओनली डीडीटी, देर आर अदर पीओपीज ऑल्सो जो भी हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. सो दे हैव लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर बॉडी. ठीक है. सो दे स्टे इन आवर एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली एनवायरमेंट, एंड फ्रॉम दैट बिकॉज लगातार हम लोग क्या करते हैं इन इन एज बीइंग अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. सो वी आर इन ए कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद बायोटिक एंड एबायोटिक बॉडीज. तो जब ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर एंटर करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे, इन आवर सोइल, इन आवर वाटर बॉडीज, और जिन चीज़ों को हम लोग कंज्यूम करते हैं उनको जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंटर इन आवर फूड चेन. सो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. ठीक है. नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ये जो पीओपीज होते हैं. ठीक है. बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे मर्करी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पीओपीज. ठीक है. मर्करी जिसे हम लोग थर्मामीटर होता है उसमें यूज़ करते हैं. एंड देर आर सो मैनी पीओपीज विच आर यूज इन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. आपके कैलकुलेटर वगैरह में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल्स में कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं. तो ये जब चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इनको फेंक देते हैं. राइट. इनको एज अ वेस्ट फेंक देते हैं. तो इनमें से जो वो टॉक्सिक, जो हार्मफुल, जैसे मर्करी या आर्सेनिक वगैरह, वो क्या होता है आपकी सोइल में, आपकी वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाता है और वहाँ से हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करता है. जैसे मीनामाता इज़ अ डिसीज़. मीनामाता इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना. जापान के अंदर इट्स अ सिटी कॉल्ड मीनामाता. वहाँ पे मर्करी का इतना ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में एंटर हो गया था मर्करी, तो दैट मर्करी अल्टीमेटली रीच टू द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस, बिकॉज व्हेन वी कंज्यूम फिशेज एंड ऑल दैट, तो वहाँ से एंटर किया था. तो मीनामाता इज़ अ डिसीज़. थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ आपको, प्लीज़ गो बैक एंड डू सम गूगल रिसर्च करना मीनामाता के बारे में. सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसीज़ जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, बट देर आर अदर्स ऑल्सो. ठीक है. सो जब ये पीओपीज हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है हार्मफुली इम्पैक्ट करते हैं. दे आर कार्सिनोजेनस ऑल्सो. कैंसर भी जो है वो हमारी बॉडी में इंड्यूस कर सकते हैं. तो दीज आर द पीओपीज. अब पीओपीज को यूज़ करना भी ज़रूरी है, स्पेशली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो. जैसे डीडीटी का हमने एग्जांपल देखा, जैसे स्पेशली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गया, यहाँ पे जो है मॉस्किटोज़ की कुछ ज़्यादा हैं, और बिकॉज ऑफ दैट डेंगू और मलेरिया इज़ वेरी वेरी मच वाइड स्प्रेड इन दीज एरियाज. तो डेंगू और मलेरिया की वजह से जो डेथ होती हैं उनके नंबर को रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ डीडीटी. वी स्पेशली ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर डीडीटी को यूज़ करना स्टार्ट किया था. डीडीटी की थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता हूँ मैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स होते हैं वो जो ट्रेंचेस होते हैं उनके अंदर रहते थे, लड़ते थे. तो देर यूज टू बी लॉट ऑफ मॉस्किटोज, और जो है कम्बाट में डेथ कम होती थी. कम्बाट की कंपैरिजन में डेंगू और मलेरिया से ज़्यादा डेथ हो जाती थी. तो उस दौरान जो है डीडीटी का स्प्रे किया जाता था, और डीडीटी का स्प्रे करने के बाद जो मलेरिया और डेंगू की वजह से जो डेथ होती थी बहुत कम हो गई थी. तो उसके बाद डीडीटी को जो है उस वेस्टर्न कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा for the control of these harmful diseases and deadly diseases. But over a period of time during 60s or during late 70s, it was found in western countries, USA and other western European countries, के DDT के बहुत ज़्यादा harmful impact भी होते हैं. राइट. सो आफ्टर दैट ड्यूरिंग 80s ये डीडीटी को जो है वेस्टर्न कंट्रीज में टोटली बैन कर दिया गया. नॉट ओनली डीडीटीज बट अदर पीओपीज ऑल्सो बैन कर दिया गया, बट दे वर स्टिल इन यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया इज एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीडीटी. सो ये सारा कुछ चल रहा था लेकिन अब देखो सारे का सारा जो हमारा बायोस्फीयर है, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोसिस्टम है, इट इज़ इंटरकनेक्टेड. तो अगर आपने कोई चीज़ यूएसए में या यूरोप में या किसी कंट्री में अगर बैन कर दिया है, बट इफ़ यूर नेबरिंग कंट्री इज यूजिंग दैट हार्मफुल केमिकल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा. डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट यू, बिकॉज ऑल द वाटर बॉडीज दैट होल्स इकोसिस्टम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. सो फाइनली ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज वर ट्राइंग टू गेट टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट द एक्सेसिव यूज ऑफ दीज पीओपीज. तो फाइनली 2001 के अंदर जो है देर वॉज अ कन्वेंशन जिसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन. स्टॉकहोम कन्वेंशन.
स्टॉकहोम इज अ सिटी इन स्वीडन. इट वाज इन 2001 स्टॉकहोम कन्वेंशन. तो जिसमें जो है वर्ल्ड ओवर से मोर देन 100 कंट्रीज दे केम टुगेदर एंड दे हैड अ प्लान अबाउट कंट्रोलिंग दीज पीओपीज. तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम लोग पीओपीज का कंट्रोल करेंगे, जितना ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है इसको रिड्यूस करेंगे. ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, दे कंप्लीटली बैंड द यूज ऑफ पीओपी. बट येस, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो, क्योंकि वो जो पुअर कंट्री है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, दे कैन नॉट अफोर्ड द एलिमिनेशन ऑफ दीज पीओपीज, बिकॉज वो स्पेशली वो मलेरिया वाला केस जैसे मैंने आपको बताया था. तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसे इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज में स्टिल वी यूज डीडीटी अलॉट, बट इसका हम लोग अभी जो है एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करते हैं एज अ पेस्टिसाइड. अभी हम इसका यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज़ में करते हैं, जैसे स्पेशली फॉर द कंट्रोल ऑफ मस्किटोज़, क्योंकि मलेरिया और डेंगू की डेथ काफ़ी ज़्यादा होती हैं इन एरिया में. तो 2001 में जो है ये कन्वेंशन हुआ. 2000 एरिया में जो A1 में जो है कन्वेंशन हुआ, और फाइनली 2004 में इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्लीटली इसको रेक्टिफाई किया गया और इसे लागू किया गया. और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, और रेक्टिफाई मैंने बोला, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है. देखिए, कन्वेंशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ नॉर्मल मीटिंग. इट इज जस्ट अ नॉर्मल मीटिंग. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी लीडर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज दे केम टुगेदर and they discussed about the planning for the future, that how to control these POPs or how to minimize the impact of these POPs, right? So that was just a convention. They come up with a plan, they come up with some suggestions, they came together and they agreed on a single point, okay, yes, we need to do something about these POPs. So that is the meaning of the convention. एक होता है word treaty. Treaty is like an agreement. It's a kind of legal agreement. Convention is not a legal agreement. That was just an oral thing that people are sitting together, they are discussing something. So that is just a convention, like a meeting, एक बैठक होता है. But treaty का मतलब होता है when some countries they go to their particular parliaments, they make some laws and they pass those laws in their respective parliament and that becomes a law. तो that is a treaty. मतलब आपने अभी उसको रेक्टिफाई कर दिया है. जैसे इंडिया से अगर हम लोग किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाते हैं, वहाँ से आने के बाद हम लोग अपनी पार्लियामेंट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है कोई बिल पास करते हैं, उसके बाद बोला जाता है कि वो इसको इंडियन पार्लियामेंट में रेक्टिफाई कर दिया गया है, अगर वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो कन्वेंशन इज़ अ डिफरेंट थिंग. इट इज़ जस्ट अ मीटिंग. और जब उसको रेक्टिफाई कर देती हैं कुछ कंट्रीज, और जब ये एक लॉ बन जाता है, एक पर्टिकुलर लीगल अग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है, तब वो प्रॉपर तरीके से लागू होता है. तो 2001 में इट वाज जस्ट अ कन्वेंशन. तो लेकिन इसको 3 साल लग गए फॉर द प्रॉपर रेटिफिकेशन. तो यानी कि कुछ कंट्रीज ने जब इसको रेक्टिफाई किया अपनी रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स के अंदर, तो 2004 में कंप्लीटली लागू हो गया. ठीक है, अभी के टाइम पे अभी प्रेजेंटली में देर आर अराउंड 181 कंट्रीज जो इसका पार्ट है. हालांकि स्टॉकहोम कन्वेंशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम कन्वेंशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, टू रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल POPs, persistent organic pollutants, बिकॉज ये हमारी फूड चेन में जाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. उसके लिए एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है, याद रख लेना, ईयर याद रख लेना. 2001 कन्वेंशन हुआ था एंड 2004 में ये इसको रेक्टिफाई किया गया था. ठीक है, तो ये कंप्लीट अग्रीमेंट जो है 2004 में हुआ था. इंडिया इज अ पार्टी ऑफ दिस. यस, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन. यस, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी ऑफ दिस. बट यस, इंडिया में क्या कंप्लीटली बैन है? नो, इंडिया में कंप्लीटली बैन नहीं है. इंडिया में कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इनिशियली 2001 में जब ये कन्वेंशन हुआ था, तो देयर वर 12 POPs, 12 POPs को हम लोगों ने इंक्लूड किया था, जिसे डर्टी डजन भी कहा जाता है. डर्टी डजन भी कहा जाता है.
ठीक है। तो उसमें से डीडीटी भी एक था, देयर आर 11 अदर ऑल्सो, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो डर्टी डजन इनिशियली देयर वर 12 पीओपीज, बट अभी 2017 में वी हैव एडेड 16 मोर ऑल्सो, राइट। सो नाउ इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। क्या इंडिया ने सबको बैन किया है? नो, बट यस, इंडिया हैज रिस्ट्रिक्टेड द वाइड यूज ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स, जिसके अंदर जो डीडीटी का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल दिया जाता है। एग्जाम वगैरह में अगर आपके आए तो आप भी एग्जाम्पल में वो लिख सकते हो। डर्टी डजन के रिगार्डिंग भी जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो टर्म है डर्टी डजन, इट इज़ रिलेटेड टू विच कन्वेंशन, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको बोलेगा वियना कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल। सो इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। सो यू नीड टू फाइंड आउट द राइट आंसर। डर्टी डजन इज रिलेटेड टू स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड इट इज रिलेटेड टू द पीओपीज, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो दैट वाज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द पीओपीज। सो अब इसको हम लोग रिलेट करेंगे अपनी फूड चेन के साथ, अपने ट्रॉफिक लेवल के साथ, ठीक है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एक कोई कंज्यूमर जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, तो ये जो पीओपीज होते हैं ये भी उस फूड चेन के अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, एंटर कर जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज सोइल के अंदर जो है देर इज लॉट ऑफ डीडीटी, देर आर लॉट ऑफ अदर पीओपीज ऑल्सो। तो जो वो ग्रास होगा, दैट ग्रास इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, जो हमारा, इट कैन बी अ डियर, इट कैन बी अ रैबिट, इट कैन बी अ ग्रास होपर, ठीक है। एंड दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, that will be consumed by another organism, ठीक है। so that thing is going to be there. Maybe suppose there is a water body, there is a lake or something, there is a lake or something, ठीक है। so when you are going to use DDT or other these harmful chemicals, so now what will happen, definitely they are going to enter in our water body, हमारे rivers वगैरह में और lake में वो entry कर जाएंगे। यहाँ पे होते हैं हमारे phytoplanktons which are the प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का यूज करके कौन कंज्यूम करेगा इनको? जूप्लैंक्टन्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय स्मॉल फिशेस, small fishes are going to be consumed by large fishes, and humans are going to consume these fishes, right? तो डेफिनेटली वो DDT जो है ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करेगा। दैट इज हाउ दीज हार्मफुल POPs दे एंटर द फूड चेन, ठीक है। और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तब क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके रिलेटेड जो है देयर आर टू टर्म्स विच आर बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। सो दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इन दिस केस, ठीक है। तो पीओपी हमें पता चल गया, ट्रॉफिक लेवल ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड भी हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द दीज टू टर्म्स, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर हम लोग देखें, अक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना होना, ठीक है। जैसे अक्यूमुलेशन ऑफ मनी, अक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, अक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, जो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं उसका मतलब होता है अक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को अक्यूमुलेट कर रहे हैं? हम लोग पीओपीज को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, पीओपीज को हम लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे सपोज आई कंज्यूम फिश एंड, और फिश की बॉडी के अंदर जो है देयर इज मर्क्यूरी और देर आर सम ट्रेसेस ऑफ द DDTs. सो व्हेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 10 years, 20 years, 25 years, when I will consume these fishes, तो डेफिनेटली जो POPs होंगे they are going to enter into my body and they are going to be stored in my body, ठीक है। तो यहाँ पे पीओपीज के बारे में एक चीज आपको समझने की जरूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई चीज एंटर कर रही है हार्मफुल, तो आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू उन हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं आपकी बॉडी में आ जाते हैं, एलिमेंट्स, वो उनको एक्सक्रीट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि हमारे लिए हार्मफुल है, इसको मुझे बाहर निकालना है, राइट। तो थ्रू यूरिन और थ्रू पूप, ठीक है, वो आप उसको बाहर निकाल देते हो, बट वो तभी बाहर निकलेगा
when those toxic elements are soluble in water. ठीक है, आपने जैसे अल्कोहल कंज्यूम किया या आपने कोई और चीज कंज्यूम करी जो आपकी बॉडी को लगता है कि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये मेरे लिए यूजलेस है या ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो आपकी बॉडी क्या करेगा, उसको थ्रू यूरिन, ठीक है, तो थ्रू एक्सक्रीशन उसको बाहर निकाल देगा. अगर वो वाटर में सोल्यूबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ दोज टॉक्सिन्स आर सोल्यूबल इन फैट, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स. क्योंकि वो फैट के अंदर स्टोर हो गए हैं तो आपकी बॉडी उसको इजीली जो है बाहर नहीं निकाल पाएगा. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वो फैट आपकी बॉडी पे एक्यूमुलेट होगा, आपका फैट बढ़ता चला जाएगा. तो क्योंकि वो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आपकी फैट के अंदर स्टोर होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन भी आपकी बॉडी में बढ़ती चली जाएगी. तो ये पीओपीज के बारे में एक बहुत खास बात है कि दीज पीओपीज, जिसमें डीडीटी के एग्जांपल है, दीज पीओपीज आर सोल्यूबल इन फैट, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, हैड दे बीन सोल्यूबल इन वाटर देन आवर बॉडी वुड हैव एक्सक्रीटेड देम through other mechanisms, but now they are soluble in fat, so our body is not able to throw them out from our body, so they are soluble in fat. So over a period of time, when I consume a fish, when I consume a chicken, when I consume a vegetable which is full of these toxins, so what will happen now? They will enter into my body, and over a period of time my body is going to accumulate those POPs. That is how this accumulation works. That is how this accumulation works. ठीक है. Same for the fishes, same for other organisms also. So when you consume something which has already so much of POPs, so then these POPs are going to be consumed in the body of the consumer. दैट इज द बायो अक्यूमुलेशन. तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया है, ह्यूमंस का एग्जांपल दिया है. व्हेन वी कंज्यूम फिशेस विच हैव लॉट ऑफ लाइक मर्क्यूरी और डीडीटी, राइट, और अदर हार्मफुल केमिकल्स, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड एंड दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन माई बॉडी, इन द फैट ऑफ माई बॉडी. ठीक है, एंड देन दे कैन क्रिएट देयर इम्पैक्ट. जैसे मुझे हार्ट डिसीज हो सकता है, मुझे कैंसर हो सकता है, ठीक है, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, राइट. सो वो मेरी हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाते हैं. दिस इज बायो अक्यूमुलेशन. बायो अक्यूमुलेशन, तो ये वर्ड आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, बायो अक्यूमुलेशन. सो व्हेन सम POPs they enter the food chain, their concentration continuously increases over a period of time. This is bioaccumulation. Okay, getting this point? Now, biomagnification. Is it related to bioaccumulation? Yes. Is the process same? No. Process is little bit different. दोनों ही केस में वी आर टॉकिंग अबाउट POPs, बट प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट. तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, जब आप उसकी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर देते हो, राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन. तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो एम्पलीफिकेशन. इट इज कॉल्ड बायो एम्पलीफिकेशन. ठीक है, तो वो जो POPs होते हैं वो जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एंट्री करते हैं तो बायो मैग्निफिकेशन होता है. देखिए कैसे, यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है. ठीक है, दीज आर योर जू प्लैंक्टन्स. दीज आर योर जू प्लैंक्टन्स, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी वाटर बॉडी के अंदर, दे आर जू प्लैंक्टन्स. सपोज दीज जू प्लैंक्टन्स हैव सम कंसंट्रेशन ऑफ DDT, mercury and other POPs. Now these zooplanktons are going to be consumed by fishes, राइट. अब ये सपोज एक फिश के अंदर जो है देयर इज 1 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी सपोज. ठीक है, नाउ देयर इज दिस सील क्या करती है, वो फिश को कंज्यूम करेगी. नाउ दिस सील इज गोइंग टू कंज्यूम लाइक 3 फिशेज 4 फिशेज. सपोज ये सील जो है 5 फिश को जो है कंज्यूम करती है. सो नाउ देयर इज गोइंग टू बी 5 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी इन द बॉडी ऑफ दिस सील.
एंड नाउ दिस सील इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ पोलर बेयर, ठीक है। तो पोलर बेयर को जो है उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, पोलर बेयर उसको कंज्यूम करेगा। नाउ सपोज दे आर दिस पोलर बेयर इज गोइंग टू कंज्यूम 2 सील्स, तो अभी जब ये 2 सील को कंज्यूम करेगा तो इसके अंदर जो है 10 ग्राम मर्क्यूरी हो जाएगा, 10 ग्राम मर्क्यूरी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि जो मर्क्यूरी या जो भी पीओपीज हैं उसकी कंसंट्रेशन जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब हम लोग जाते हैं इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। अगर मैं सिर्फ एक ही सील को कंसिडर करूंगा, एक ही ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करूंगा तो होता है बायो अक्यूमुलेशन। अगर मैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जंप करता हूं तो उस केस में इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जो हमारे जो टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स होते हैं व्हेन दे जंप फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल देयर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, देयर क्वांटिटी जो है मैग्नीफाइज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। और हार्मफुल इंपैक्ट इनका वही होगा, दे कैन कॉज कैंसर, दे कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, they can have other negative impact also, ठीक है। दैट इज योर बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को कंसिडर करते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टॉक्सिन्स को कंज्यूम करता है तो वो उसकी फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं और उसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। ओवर ईयर्स व्हेन यू विल कंज्यूम तो इट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन योर फैट टिश्यूज, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। और जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जंप करते हो तो ये जो कंसंट्रेशन होता है इन पोल्यूटेंट्स का वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये जो 2 टर्म है आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है।